हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। होली पर गुलाल के साथ पूरा देश चुनावी रंग में भी रंगा नजर आया। एक तरफ देश में होली मनाई जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई। इस लिस्ट ने हरियाणा में काफी हलचल बढ़ा दी है। तो बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, लेकिन इस लिस्ट में हरियाणा का जिक्र नहीं है। अब माना यह जा रहा है कि अब अगली जो लिस्ट आएगी उसमें हरियाणा के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो सकता है, जिसकी तैयारी में हरियाणा बीजेपी के नेता भी जुट चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के कारण इन दिनों देश में सिर्फ एक ही लहर है और वो है राजनीतिक लहर। इन दिनों सबकी नजर इसी पर टिकी है कि लोकसभा चुनाव के मैदान में वो कौन कौन से महारथी होंगे जो अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं इसी बीच बीजेपी ने अपने कुछ पत्ते जरूर खोले हैं। एक तरफ पूरा देश होली मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी पहली लिस्ट के उम्मीदवारों का ऐलान कर रही थी। बीजेपी की ओर से 184 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें से हरियाणा की किसी भी सीट को लेकर फिलहाल पत्ते नहीं खोले गए। लेकिन हाँ, इस पहली लिस्ट ने हलचल जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि इस लिस्ट में अमित शाह का नाम शामिल है, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी की मौजूदा सीट गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इस पहली लिस्ट में बीजेपी ने साफ संकेत दिए हैं कि बिना किसी और पहलू पर सोचे बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही तरजीह दे रही है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद हरियाणा बीजेपी में भी काफी हलचल है और इसलिए आज हरियाणा बीजेपी के तमाम नेता हरियाणा भवन में मिलकर हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा करेंगे और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में उम्मीदवारों के नाम भेजे जाएंगे। हरियाणा बीजेपी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला, प्रदेश बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन और संगठन मंत्री सुरेश भट्ट समेत कई नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज शाम को ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है, जिसमें दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा और जल्दी दूसरी लिस्ट भी जारी होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा के उम्मीदवारों का ऐलान भी हो सकता है। जिस तरह की स्थितियां हैं, माना जा रहा है कि हरियाणा के कई सिटिंग MPs का भी टिकट कट सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की अगली लिस्ट क्या धमाका करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हां, अब इंतजार है दूसरी लिस्ट का और इस दूसरी लिस्ट में कौन कौन से उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं, इसको लेकर मंथन भी हो रहा है। लेकिन सबसे अहम बात इसमें यह है कि हरियाणा के कौन कौन से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। इसको लेकर गहन चिंतन मंथन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि आज तमाम बैठकें हैं और उसी बैठक में कहा जा रहा है इन नामों को फाइनलाइज किया जाएगा और उन नामों का डिक्लेयर भी उन नामों को किया जा सकता है। तो हरियाणा बीजेपी के तमाम नेता हरियाणा भवन में मिलकर हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा करेंगे। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति में उम्मीदवारों के नाम भेजे जाएंगे और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज हो सकता है दूसरी लिस्ट आए और उस दूसरी लिस्ट में हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं सामने। उससे पहले कल 184 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। हालांकि इसमें हरियाणा के किसी भी सीट को लेकर फिलहाल कोई भी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन आज काफी कुछ उम्मीदें हैं। लेकिन इसी बीच जिस तरीके की सरगर्मियां इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, किसका नाम फाइनलाइज होगा, किसकी सीट कटने वाली है, किसका नाम इस बार नहीं आएगा, कौन से ऐसे सिटिंग MP है जिसका टिकट कट सकता है, इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं और इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार किस किस का टिकट इस बार कटने वाला है और उसको लेकर फिर नाराजगी भी हो सकती है या फिर कुछ और सवाल भी हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी अपनी मंशा क्लियर कर चुकी है।
बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ नियम कानून कायदे हैं, उसी के मुताबिक टिकट का वितरण, टिकट का नाम फाइनलाइज होगा। उम्मीदवार के नाम फाइनलाइज हुआ क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में तमाम नेता शामिल हुए अलग अलग पार्टियों से, तो उसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि क्या जो इस वक्त शामिल हो रहे हैं उनका टिकट मजबूत समझा जाए, पक्का समझा जाए। लेकिन कलराज मिश्र एक बयान देते हैं और उसमें वो कह देते हैं कि देखिए भाई, कुछ गाइडलाइंस है और उन गाइडलाइंस के अंदर जो जो कैंडिडेट आएगा उसी का नाम फाइनलाइज होगा। अगर आप पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो अपनी टिकट को पक्की ना समझिए, अपनी सीट पक्की ना समझिए, उसके लिए आपको इंतजार भी करना पड़ सकता है, हो सकता है उसके लिए आपको निराशा भी हाथ लगे। इसलिए ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जिसको मद्देनजर नामों को लेकर चर्चा होगी और उन्हीं नामों को फाइनलाइज किया गया। तो आज काफी गहमा गहमी का माहौल दिखने वाला है। दूसरी लिस्ट भी कहा जा रहा है कि आ सकती है, लेकिन इस महासंग्राम पर मंथन को लेकर आखिरकार हरियाणा में किस तरीके की हलचल है, हरियाणा में आखिरकार क्या कुछ नामों का ऐलान हो सकता है, तमाम जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कल जैसे पहली लिस्ट आई 184 उम्मीदवारों की और आज कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट भी आ सकती है, लेकिन उससे पहले सबसे अहम खबर हमारे लिए ये है कि हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? कमल, बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हरियाणा को लेकर के लगातार मंथन बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है। इसको लेकर के प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। पैनल जो है वो इसको लेकर के तैयार किया जा रहा है। तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी विनेबिलिटी को लेकर के क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी में तैयार किया जा रहा है। आगे के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं कि प्रदेश में किस तरीके से एक चुनावी जो माहौल है वो बना करके प्रदेश में फायदा उठाया जाना है। इन चुनावों के अंदर किस तरीके से जनता के बीच में तमाम कार्यों को जो अभी तक किए हैं उनको लेकर के जाना है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी हैं। लगातार मंथन बैठकें दिल्ली में चल रही हैं इस वक्त नेताओं में, और उनसे जानते हैं कि इन मंथन बैठकों के बाद पहली लिस्ट कब तक सामने आ जाएगी और क्या कुछ क्राइटेरिया पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों को लेकर के काम कर रही है। जहां तक लिस्ट फाइनल होने की बात है, लिस्ट तो फाइनल राष्ट्रीय हमारा जो नेतृत्व है उसने करनी है। हमारी चुनाव समिति की जो बैठक थी प्रदेश की, उसमें जो चर्चा आई थी, उस चर्चा के आधार पर जो भी नाम सूचीबद्ध हुए थे वो कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हरियाणा की टीम के साथ चर्चा उसकी की थी। और संसदीय बोर्ड जब भी बैठेगा उस संसदीय बोर्ड में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर पे ये फैसला होगा। सर, कितने जो उम्मीदवार हैं उनका पैनल तैयार किया गया है? 3 लोग हैं, 5 लोग हैं? किस तरीके से उस पैनल को तैयार किया जा रहा है? कुछ नए लोग भी जुड़ करके आ रहे हैं, उनके बारे में देखिए, अभी तक जो नाम हमारे सामने आए थे, हमने सभी नामों की चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ की है, जैसे मैंने पहले बताया। अब इसके बाद आज जब चुनाव समिति की बैठक होगी, संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उस बैठक के अंदर निर्णय होगा और वो किस प्रकार से निर्णय करेंगे, सारा ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर है। लोकसभा चुनाव में कुछ नए लोग जुड़ करके आए हैं। अरविंद शर्मा अभी पीछे हमने देखा, कल भी नलवा से जो विधायक थे रणवीर गंगवा भी जो है वो आपके साथ आए हैं। किस तरीके से आप देखते हैं ये लोग भी क्या किसी प्रकार से चुनाव की जो उम्मीद है वो लगा सकते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनको भी दावेदारी के तौर पर आप रख सकते हैं, इनको भी पैनल में चर्चा हुई है। देखिए, जहाँ तक इन दोनों नेताओं की बात है, ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अपने अपने क्षेत्र के, चाहे रणवीर गंगवा की बात करें या अरविंद शर्मा जी की बात करें, बहुत मजबूत नेता अपने अपने स्थान पे ये हैं। और इनके आने से भारतीय जनता पार्टी में नए कार्यकर्ताओं में जो वहाँ के हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह आया है। और जहाँ तक नाम की बात है, उसमें मैंने एक बात पहले कही है कि क्योंकि इन किसी भी नेता को या अन्य जो भी शामिल हुए, किसी को भी हमने शर्त के साथ ज्वाइन नहीं करवाया है, तो जो भी चर्चा हमने उसमें चुनाव समिति में करनी थी वो चर्चा करके हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने सारी चर्चा रख दी है। सर, क्राइटेरिया क्या है? उम्मीदवार जो है, क्या सिटिंग गेटिंग का क्राइटेरिया इसमें रहने वाला है, या फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें
उम्मीदवार की जो विनेबिलिटी है वो अहम रहने वाली है, क्योंकि अभी हमने देखा कुछ ही देर पहले सांसद धर्मवीर सिंह भी मुलाकात करने के लिए आए थे, आप भी सीएम सूट में उस वक्त मौजूद थे। कि सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले पर भी काम किया जा रहा है या फिर विनेबिलिटी एकमात्र क्राइटेरिया? देखिए, इसमें हर तरह की बात के ऊपर हमारा केंद्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है और विनेबिलिटी तो निश्चित रूप से है ही। और एक बात और मैं कहता हूं कि ये जो चुनाव है इस बार का, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलने वाली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, चाहे वो हम हरियाणा की बात करें या देश की बात करें। और इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ता जो पार्टी को किस प्रकार से पार्टी के काम में लगे हुए कार्यकर्ता हैं या फिर हमारे नए कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता के ऊपर हमारी प्रदेश की जो चुनाव समिति है उसने विचार करके नामों की चर्चा ऊपर की है। जितेंद्र, मुख्य मुकाबला मान रहे हैं आप इस चुनाव के अंदर, कौन सी के बारे में भी पूछिए। इस वक्त सबकी नजरें वहां पर टिकी हुई हैं, जरा उस पर भी चर्चा जरूर कीजिएगा, उस पर भी प्रतिक्रिया लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अलग हुए, उनका तो कोई अस्तित्व है नहीं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी कितने दड़ों में बटी हुई है। पहले इन्होंने जींद में रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनाव मैदान में उतारा और एक गाड़ी में सवार होकर के सब लोग नॉमिनेशन करवाने गए थे, प्रचार में भी लगे थे। अब फिर इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने, राहुल गांधी जी ने इन सबको एक बस में सवार करके हरियाणा में दौरा करने के लिए कहा है। तो जब पूर्व का जो चुनाव था, जींद का उपचुनाव था, उसमें सारे इकट्ठे होकर के कोई परिणाम नहीं दे पाए। अपने सबसे बड़े और मजबूत नेता को, जो राहुल गांधी जी की आंख भी हैं, राहुल गांधी के कान भी हैं, राहुल गांधी की जुबान भी हैं, ये उनको नहीं जिता पाए। उनकी बड़ी मुश्किल से ये उनकी जमानत जब्त करवा पाए पूरी टीम कांग्रेस की मिलकर के। तो मैं नहीं समझता कि वर्तमान जो वातावरण है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसमें कांग्रेस पार्टी की टीम एकजुट होकर के भी कुछ कर पाएगी। और जहां आपके भी कार्यक्रम है आगे, आपका क्या कार्यक्रम? 26 तारीख से आप भी प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या इसको जवाब के तौर पर समझें उस बस यात्रा के? देखिए, किसी तरह का कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का अपना तरीका है। हमारे तो संगठनात्मक स्तर पे कार्यकर्ताओं के जिम्मे, हमने तो पन्ना प्रमुख तक की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। हमने 5 लाख लोगों तक पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधा सीधा संपर्क करने के लिए कहा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लेकर के और हमारे केंद्र स्तर के बड़े नेता, उनके कार्यक्रम भी पूरे प्रदेश के अंदर लगे हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी की नकल नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने तरीके के जो कार्यक्रम है, अपने तरह संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रम पहले करती है। रोहतक की सीट की बात करें, करनाल की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, यहाँ पर किस तरीके का हुआ है? और ये माना जा रहा है कि हिसार और सिरसा के अंदर तो कैंडिडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ढूंढना पड़ रहा है। देखिए, किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट ढूंढना नहीं पड़ रहा है। कैंडिडेट अगर ढूंढना पड़ रहा है तो विपक्ष को ढूंढना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ साफ है, सब कुछ क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जिस भी कार्यकर्ता को देकर के भेजेगी, हमारा राष्ट्रीय हाईकमान जिस भी कार्यकर्ता के लिए आदेश करेगा, उसके हाथ में कमल का फूल जाएगा और वो जीत करके आएगा। कुरुक्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें, राजकुमार सैनी छोड़ चुके हैं, वहां पर नया उम्मीदवार आएगा, टिकट कटना उनका पूरी तरीके से तय ही है और वो अपनी तरफ से ये बात मान चुके हैं। दूसरी तरफ करनाल में, क्योंकि सीएम सिटी है, वहां पर भी आपको आवश्यकता होगी। अश्विनी चोपड़ा जो है, उनकी लंबे समय से जो तबीयत खराब है, वहां पर भी टिकट तक कटना तय है। रोहतक के अंदर की किस तरीके की स्थिति देखते हैं? एकमात्र ऐसी सीट जो कि अगर हम कहें तो उत्तर भारत के राज्यों में जो कांग्रेस के पास थी, उसको किस तरीके से आप अपने पाले में लाने के लिए कोशिश करेंगे? आपने देखा कि जींद उपचुनाव जो भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ जीत करके आई। क्या जींद हमने कभी जीता था? क्या जींद INLD का गढ़ रहा हमेशा से। हमने न केवल गढ़ को उनको तोड़ा, पिछली बार हम बहुत छोटे मार्जिन के साथ वो सीट हारे थे, लेकिन इस उपचुनाव में इतने बड़े धुरंधरों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ वो सीट जीत करके आई है। तो चाहे वो कुरुक्षेत्र की बात हो, करनाल की बात हो, निश्चित रूप से वहां पर ये तय है कि कैंडिडेट बदले जाएंगे। लेकिन जहां तक रोहतक की आपने बात की है कि रोहतक में विरोधी दल मजबूत है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के सामने, नरेंद्र मोदी जी के जो पूरे देश के अंदर लहर है, उसके सामने कोई मजबूत नहीं, कोई टिकने वाला नहीं है। हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अगर सोनीपत की और भिवानी की अगर हम बात करें तो यहाँ सिटिंग गेटिंग फॉर्मूला पूरे तरीके से लागू होता है। आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो सांसद है, उनका काम, उनके जो लोगों के साथ जो उनका व्यवहार था, वो इस तरीके था
जिसको आगे एक रिकमेंडेशन आपकी तरफ से जाएगी। हालांकि आप यही कहेंगे कि अंतिम मोहर जो है या चर्चा जो है, लेकिन सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला इन दोनों सीटों पे आपसे। देखिए, कोई अलग सीट की बात, कोई अलग सीट पे कोई अलग फॉर्मूले की बात मैं नहीं करना चाहता। मैंने एक बात कही है कि कल हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने सारी जो स्थिति हैं उसके ऊपर चर्चा की, नाम सारे उनके सामने रखती हैं। अब संसदीय बोर्ड फैसला करेगा कि किस सांसद को टिकट देनी, किसको नहीं देनी, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। रामविलास शर्मा जी की भी कुछ चर्चाएं हमने देखी सोशल मीडिया पर कि वो अब लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और करनाल जैसी सीट की तरफ उनका रुख है। देखिए, नाम तो हमारे, कोई आवेदन आया है? नाम तो हमारे साधारण कार्यकर्ता से लेकर के और हमारे बड़े नेताओं तक के आए हैं। सैकड़ों की संख्या में आवेदन पत्र भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं। इसलिए मैंने एक बात कही, रामविलास जी का आवेदन है, इसलिए मैंने एक बात कही है कि इसके ऊपर किसको कहां से लड़ाना, और खास करके हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे उसमें रामविलास जी हैं, अन्य सीनियर नेता मंत्री हैं, उनके बारे में कोई आवेदन करे ना करे, उनके आवेदन का कोई अर्थ नहीं होता है। केंद्रीय नेतृत्व जिनको चाहता है, अगर कोई आवेदन ना भी करे बड़े नेताओं में से, तो भी केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा पे वो चुनाव लड़े। ऐसी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर होती हैं। समूची जो पूरी लिस्ट है क्या एक बार में आ जाएगी? आज की जो बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की, क्या इसके बाद कुछ नाम देखने के लिए मिलेंगे या एक साथ आप लिस्ट को जारी करवाना? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें मैंने एक बात कही है कि ये फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, प्रदेश नेतृत्व का फैसला नहीं है। कितने लोगों की सूची कब जारी करनी और कैसे करनी, ये सारा काम ये केंद्रीय नेतृत्व का है। प्रदेश नेतृत्व के हाथ में जो काम था वो अपना काम बखूबी कर रहा है। तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी थे। तमाम जो सवाल थे उन पर उनका जवाब उन्होंने बताया कि टिकटों को लेकर के उसका अनाउंस जो होना है टिकटें, उसके लिए अभी इंतजार करना होगा, केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला करेगा। लेकिन एक बात तय है कि 2 सीटें जो है वो निश्चित तौर पर बदलेंगी, वो कटेंगी, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो या करनाल हो, ये उन्होंने स्पष्ट हमसे बातचीत में कहा है। हालांकि सिटिंग गेटिंग की जो 2 सीटें हैं, सोनीपत और दूसरी तरफ भिवानी, उस पर उनका यह कहना है कि अभी केंद्रीय नेतृत्व ही इस तरीके का कोई फैसला करेगा कि उनका काम किस तरीके का रहा है या फिर वहां किसी परिवर्तन होगा या नहीं, ये पूरे तरीके से केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जींद में जो गढ़ रहा विरोधियों का, वहां पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत करके आया है, इसी प्रकार से आने वाले समय में रोहतक की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना दावा मजबूत करने वाली है और उस सीट को जीते गए नहीं। हालांकि ये अभी कहीं ना कहीं लोगों पर निर्भर करता है, जनता ये तय करने वाली रहने वाली है। जी बिल्कुल, संसदीय बोर्ड फैसला क्या करेगा इस पर सभी की नजरें जितेंद्र बनी हुई है। बहरहाल शुक्रिया आपका, जो तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई और साथ ही खास बातचीत जो आपने की सुभाष बराला से, बहुत शुक्रिया आपका। महासंग्राम को लेकर मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है उन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान का जो कहा जा सकता है कि शायद आज सबके सामने आ जाए। हालांकि इसको लेकर अभी चर्चाएं चल रही हैं, क्राइटेरिया क्या रहेगा नामों के ऐलान का, ये सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है। संसदीय बोर्ड फैसला करेगा इन सभी पर, और पैनल में क्या कुछ डिस्कशन हुआ उसको लेकर कुछ ही देर पहले सुभाष बराला भी हमें जानकारी बता रहे थे, वो भी हम तक ये तमाम चीजें पहुंचा रहे थे कि कैसे पैनल ही ये डिस्कस करेगा और उसके बाद आखिरी फैसला संसदीय बोर्ड की तरफ से आ जाएगा। साथ ही सिटिंग गेटिंग का जो फॉर्मूला है, क्या वो एक बार फिर से देखने को मिल पाएगा, नहीं मिलेगा, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अभी अटकलें ही लगी हुई हैं और इन पर विराम कब लगेगा अटकलों पर, इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन काफी दिलचस्प माना जा रहा है आज का दिन, क्योंकि हरियाणा के कई सिटिंग एमपी का टिकट कट सकता है। अब ये देखना ही है कि बीजेपी की अगली लिस्ट क्या कुछ लेकर आती है हरियाणा के लिए, क्योंकि कल 184 नामों के ऐलान के साथ ही हरियाणा के किसी के उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं हुआ और इसीलिए आज इंतजार प्रदेश का है। साथ ही साथ पहली लिस्ट के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद हरियाणा को काफी उम्मीदें लग गई हैं कि किस पर बीजेपी अपना दांव खेलेगी, क्योंकि प्रदेश में भी काफी कुछ सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से नए नए नेता शामिल हुए अन्य पार्टियों से, उसके बाद और ज्यादा मुश्किल ये आ गई कि किसको टिकट दिया जाए, किसका टिकट कटेगा, क्योंकि नए को मिलता है तो शायद पुराने जो हैं वो सवाल उठा सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। तो नाराजगी भी और उनको मनाना भी, ये सब साथ साथ लेकर इस वक्त बीजेपी चल रही है। लेकिन बीजेपी का चुनावी मंथन आखिर में क्या नया मोड़ लेता है, किस तरीके का रंग सामने आएगा, इसको लेकर नजरें लगातार बनी हुई। लेकिन उससे पहले अपडेट ये है कि बैठक चल रही है
तमाम जो नेता हैं वो हरियाणा भवन में मिलकर हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के उम्मीदवारों के नाम भेजे जाएंगे और हरियाणा बीजेपी की बैठक में मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। और कुछ ही देर पहले हमने आपको खुद सुनाया कि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला भी थे उसमें। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन और संगठन मंत्री सुरेश भट्ट समेत कई नेता भी इसमें शामिल हैं। तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी आज होनी है, जिसमें कहा जा रहा है कि दूसरी जो लिस्ट है उसके उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा और जल्द ही दूसरी लिस्ट भी सामने आ सकती है। अब उस दूसरी लिस्ट में हरियाणा के जो उम्मीदवार है उनका नाम आता है सामने, नहीं आता, ये भी देखना होगा। लेकिन इस बार के चुनाव दिलचस्प भी है काफी, और साथ ही साथ तमाम उलझने भी हैं इस वक्त बीजेपी के समक्ष। तो इस चुनावी मंथन को लेकर चर्चाएं लगातार चलती रहेगी और साथ ही इस महासंग्राम पर जो कुछ भी मंथन होगा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।